सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सदफ एक बार फिर से आपके सामने अपने HVAC कोर्स के अंदर एक नए विषय एक नए टॉपिक के साथ आए। और आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HVAC इंजीनियर, स्कोप ऑफ HVAC एंड द कैरियर पाथ फॉर HVAC इंजीनियर। यानी कि आज की वीडियो में हम एक साथ 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HVAC इंजीनियर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, HVAC मैकेनिकल इंजीनियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम विद इन अ होम और कमर्शियल बिल्डिंग। इट्स मीन्स जो HVAC मैकेनिकल इंजीनियर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी हमारा हीटिंग या कूलिंग सिस्टम होता है उसको इंस्टॉल करने का, रिपेयर करने का या मेंटेन करने का किसी भी बिल्डिंग या किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक HVAC इंजीनियर की। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवाया था कि हम डिज़ाइनिंग भी करते हैं, फिर उसको ड्राफ्टिंग भी किया जाता है, फिर उसका एस्टिमेट भी बनाया जाता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन भी किया जाता है, साइट पे जाके उसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। तो ये सब भी प्रैक्टिस की जाती है, ये सब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी एक HVAC इंजीनियर की। ये सब टास्क भी वही परफॉर्म करता है जो HVAC इंजीनियर होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले आप पहले बात करते हैं जो हमारा एयर कंडीशनिंग का रेफ्रिजरेशन हुआ है उसके कुछ हिस्ट्री को समझते हैं कि कब हमने आइस को यानी कूलिंग सिस्टम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जो प्री हिस्टोरिक टाइम होता था उसमें भी हम क्या करते थे, जो आइस या स्नो होती थी उसको यूज़ करते थे कूलिंग पर्पज़ के लिए। लेकिन लेट 17th सेंचुरी में क्या हो गया कि जो आइस हार्वेस्टिंग थी उसको एज ए बिजनेस के तौर पे यूज़ करने आ गया। हम क्या करते थे, जो विंटर सीजन, जो ठंडों का सीज़न होता था, ठंडों का सीज़न, उसमें आइस का हार्वेस्ट किया जाता था, फिर उसको स्टोर करते थे समर सीजन के लिए ताकि हम अपनी सराउंडिंग को एक कंफर्टेबल टेम्परेचर बना सकें। लेकिन लेटर ऑन फिर बाद में क्या हुआ, जैसे कि हम हार्वेस्टिंग जो हम आइस जो बनाने का काम था उसको हम धीरे धीरे एक मैकेनिकल आइस मेकिंग मशीन का भी हम यूज़ करने लगे थे। एट द लार्ज स्केल पे हमें इलेक्ट्रिकल एसी भी इन्वेंट की थी। कब इसकी थी? 17 जुलाई 1902 को एक अमेरिकन इन्वेंटर थे जिनका नाम क्या था, विलिस कैरियर। बफेलो के थे, न्यूयॉर्क में रहते थे। तो उन्होंने एक लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एसी इन्वेंट की थी 17 जुलाई 1902 को। तो उन्हीं को हम विलिस कैरियर जो है उन्हीं को हम फादर ऑफ HVAC भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HVAC इंजीनियर। और हमने समझा कि पहले के टाइम पे हिस्ट्री जो एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन थोड़ी हिस्ट्री भी समझी और किसको हम फादर ऑफ HVAC कहा जाता है। तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ HVAC कौन है। उनका नाम है विलिस कैरियर। उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एसी इन्वेंट की थी। कब की थी? 17 जुलाई 1902 को। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, वो क्या है हमारा स्कोप ऑफ HVAC। मतलब HVAC का हम किस किस इंडस्ट्री में किस किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो एयर कंडीशनिंग 2 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक कंफर्ट एयर कंडीशनिंग यानी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग मतलब जो हमारा स्पेस है वहाँ पे कंफर्ट एनवायरनमेंट बनाने के लिए कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रेजिडेंशियल में यूज़ किया जाता है, कमर्शियल में यूज़ किया जाता है, रिक्रिएशन बनाने में यूज़ किया जाता है। जैसे रेजिडेंशियल जहाँ पे अपार्टमेंट में डुप्लेक्स हाउस होते हैं, विलास होते हैं या हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे एक ताकि हमें एक कंफर्ट टेम्परेचर मिल सके, इन्वायरमेंट वहाँ का कंफर्टेबल हो सके, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हमने एयर कंडीशनिंग। कमर्शियल जो होटल होते हैं, मॉल्स होते हैं, मार्केट होते हैं, थिएटर होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल्स होती हैं, वहाँ पे भी हम कंफर्टेबल टेम्परेचर बनाने के लिए एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। रिक्रिएशन मतलब रिजॉर्ट्स में, क्लब हाउसेस में, फंक्शनल हॉल्स में, उस जगह पे भी हम अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ये थे हमारे कंफर्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। यानी वहाँ का इन्वायरमेंट हमें क्या करना होता है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और कुछ होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। एक हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे कंफर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन हमारा जो भी वहाँ पे प्रोसेस होगा या जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग या जो भी हम ऑपरेशन वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे एक टेम्परेचर डेवलप करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, क्लीन रूम्स के लिए, पावर प्लांट्स जो होते हैं, रिफाइनरीज जो होती हैं, ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं, फार्मा कंपनीज, R&D लैब्स जो होती है, वहाँ पे एक कंफर्ट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ की। तो वहाँ पे भी हम अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये था कि जो हमारा HVAC है उसको हम कितने लार्ज स्केल पर कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी कि HVAC का सिर्फ एक लिमिटेड नहीं, बहुत ही लार्ज स्केल पर बहुत सी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैरियर पाथ फॉर HVAC इंजीनियर। यानी जो एक HVAC इंजीनियर होता है उसके क्या क्या कैरियर पाथ होते हैं
तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था फील्ड फॉर HVAC इंजीनियर, जैसे डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, टेक्नीशियन। अगर आप एज ए डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हो तो आप कैसे अपनी पोस्ट के या क्या क्या डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है, कैसे आप अपने लो लेवल से हाई लेवल तक जा सकते हो। तो अगर डिज़ाइनिंग फील्ड में आपको काम करना है तो आप स्टार्टिंग करते हैं ऐसे ट्रेनिंग, फिर उसके बाद बनेंगे आप असिस्टेंट डिज़ाइनर, फिर डिज़ाइनर बनते हैं, फिर सीनियर डिज़ाइनर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर एज ए कंसल्टेंट भी आप काम कर सकते हैं डिज़ाइनिंग फील्ड में। तो डिज़ाइनिंग फील्ड इज़ वेरी वाइट कॉलर जॉब होती है, काफ़ी अच्छी जॉब होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में जाने को, तो आपको अपनी कैलकुलेशन जो होती है डिज़ाइनिंग पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी। उसके हीट लोड कैलकुलेशन, मशीन सिलेक्शन, या जितना भी हम HP निकालते हैं, या जो भी हम डक्ट साइजिंग, जो भी यानी कैलकुलेशन रिलेटेड जितने भी पार्ट जो होता है वो हम डिज़ाइनिंग में करते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में जाने में तो काफ़ी अच्छा स्कोप होता है डिज़ाइनिंग वालों का। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्टिंग के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए क्या करियर पाथ होता है। एज ए ट्रेनिंग आप अपॉइंट होते हैं, फिर उसके बाद एज ए ड्राफ्टमैन जाते हो, फिर सीनियर ड्राफ्टमैन की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, फिर उसके बाद डिज़ाइनर बनते हो, फिर सीनियर डिज़ाइनर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर लास्ट में आपको कंसल्टेंट के तौर पे भी लास्ट में आप काम कर सकते हो। एंड द थर्ड, जैसे एग्जीक्यूशन की फील्ड में जाना है आपको, अगर आपको एग्जीक्यूशन की फील्ड में जाना है तो आप स्टार्ट किसी होगा, ऐसे स्टार्ट करना होगा आपको ऐसे ट्रेनिंग के बाद एज ए सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाओगे, फिर साइट इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा, फिर सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाएगा, फिर लास्ट में आप एज ए प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हो। अगर मेंटेनेंस में जाना है तो मेंटेनेंस में आप किस लेवल पे काम करोगे, पहले आप ट्रेनिंग के, फिर मेंटेनेंस इंजीनियर, फिर सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर, फिर फैसिलिटी मैनेजर, फिर AMC कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे भी आप उसमें काम कर सकते हो। अगर आप टेक्नीशियन हो तो टेक्नीशियन में कैसे स्टार्ट करोगे, पहले आप हेल्पर बनते हो, फिर उसके टेक्नीशियन बनते हो, फिर सीनियर टेक्नीशियन, फिर फोरमैन, फिर सुपरवाइजर, फिर लास्ट में आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे भी काम कर सकते हो। तो ये कुछ कैरियर पाथ होते हैं एक HVAC इंजीनियर का। अगर उसको डिज़ाइनिंग में जाना है, ड्राफ्टिंग में जाना है, एग्जीक्यूशन में जाना है, या मेंटेनेंस या टेक्नीशियन की फील्ड में जाना है, यानी जिस भी फील्ड में जाना है तो उसके क्या क्या कैरियर पाथ होंगे, कैसे वो स्टार्ट करेगा, फिर उसका जो प्रमोशन होता है वो किस लेवल पे, कहाँ से कितना, किस लेवल पे या किस लेवल पे उसकी पोस्टिंग हो सकती है, वो सब मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। डिज़ाइनिंग के लिए ट्रेनी, असिस्टेंट डिज़ाइनर, सीनियर डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, लास्ट में कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकते हो। अगर ड्राफ्टिंग फील्ड में काम करते हो तो आप ट्रेनी, ड्राफ्टमैन, सीनियर ड्राफ्टमैन, डिज़ाइनर, सीनियर डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट मैनेजर, लास्ट में फिर कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर सकते हो। अगर आप एग्जीक्यूशन फील्ड में काम करते हो, HVAC इंजीनियर अगर कोई एग्जीक्यूशन फील्ड में काम करता है वो ट्रेनी, फिर सुपरवाइजर, फिर साइट इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर, इस फील्ड में भी वो इस पोजीशन पे भी काम कर सकता है। मेंटेनेंस में ट्रेनी, मेंटेनेंस इंजीनियर, सीनियर मेंटेनेंस इंजीनियर प्लस फैसिलिटी मैनेजर, फिर AMC कॉन्ट्रैक्टर। टेक्नीशियन के लिए हेल्पर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, फोरमैन, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर। तो ये मैंने आपको कैरियर पाथ आपको दिखा दिया है ताकि आपको एक बहुत अच्छी तरीके से एक आइडिया हो जाए कि आप किस फील्ड में जाके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आप डिज़ाइनिंग में भी कैरियर बना सकते हो, ड्राफ्टिंग में भी बना सकते हो, एग्जीक्यूशन में भी बना सकते हो, मेंटेनेंस एज ए टेक्नीशियन भी आप काम कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है अगर डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग या एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस, ये चार जो होती हैं वो अच्छी लेवल पे मानी जाती है। अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो तो आप टेक्नीशियन लेवल पे भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HVAC इंजीनियर, फिर हमने कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि एयर कंडीशनिंग की हिस्ट्री क्या थी, कब से स्टार्ट हुआ था, कैसे हम यूज़ करते थे पहले के टाइम पे कूलिंग करना। फिर उसके बाद हमने स्कोप यानी HPC का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ पे हम HPC को अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कैरियर पाथ फॉर HPC इंजीनियर, यानी कि जो HPC इंजीनियर होता है उसके कैरियर पाथ क्या होते हैं। अगर वो डिज़ाइनिंग में काम करना चाहता है, या ड्राफ्टिंग में काम करना चाहता है, या एग्जीक्यूशन या मेंटेनेंस या टेक्नीशियन के तौर पर काम करना चाहता है, तो उसका कैरियर पाथ क्या होगा, किस किस पोजीशन से उसको होके जाना होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात किया ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड द कैरियर पाथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।